दोस्तों, हमारे देश में हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, कदाचित वो धूमिल होती जा रही है। हमारी पढ़ाई में हमारे पुराने शूरवीर राजाओं की गाथा जो एक समय पर हुआ करती थी, आज वो नहीं है। बजाय कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, अपनी संस्कृति के बारे में जानें, अपने देश का इतिहास जानें, अधिकतर समय हम किसी अन्य विदेशी या किसी बाहरी राजा के बारे में पढ़ते और बिताते हैं। मुझे अभी भी याद है, कक्षा 8वीं या 9वीं की बात होगी। उस समय में बजाय हमें महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर योद्धाओं जिन्होंने देश की गौरव मान सम्मान की रक्षा की, हमें इतिहास में पाठ पढ़ाए जाते थे औरंगज़ेब जैसे दुराचारी के। अपनी संस्कृति हमारे हाथ में। हम केवल अपने शिक्षा प्रणाली पर निर्भर अगर रहेंगे तो हमारे मस्तिष्क से हमारे गौरव इतिहास को मिटा दिया जाएगा। मैं अपने इस अंक वीर रस के माध्यम से उन सभी पराक्रमी शूरवीर योद्धाओं का सम्मान करना चाहता हूँ तथा अपने देश की संस्कृति को मैं पुनः सबके हृदय में जागृत करना चाहता हूँ। आज के अंक में हम महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में जानेंगे। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम साहस, शौर्य, त्याग एवं बलिदान के लिए सदैव अत्यधिक प्रेरणा देने वाला है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा जैसे महाप्रतापी शूरवीर राजा हुए। वे सभी राणा के नाम से जाने जाते थे, परंतु महाराणा का गौरवयुक्त संबोधन केवल प्रताप सिंह को ही मिला। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा दिए गए झूठे आश्वासन, भोग विलास, उच्च स्थान, पदाधिकार आदि प्रलोभनों के वशीभूत होकर कई राजपूत राजाओं ने उसका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था और उसके आश्रित हो गए थे। सुखी जीवन की लालसा पूर्ति हेतु अनेक वीर राजपूत अपना गौरव खो चुके थे। ऐसा लगता था मानो राजस्थान ही नहीं अपितु सारा भारत अपना आत्मगौरव खो चुका है। ऐसे विकट समय में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का मातृभूमि की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु पदार्पण हुआ। आइए जानें उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हुआ। मेवाड़ के राणा द्वितीय उदय सिंह की 23 संतानें थीं। उनमें प्रताप सबसे बड़े थे। माता रानी जयवंता बाई उच्च संस्कारों की धार्मिक महिला थीं। वह स्वाभिमानी व सद्गुणी थीं। प्रताप के बाल्यकाल के क्रियाकलापों से यह स्पष्ट दिखने लग गया था कि आगे चल के वे महापराक्रमी होंगे। पढ़ाई की अपेक्षा खेल कूद तथा अस्त्र शस्त्र संचालन में ही प्रताप की रुचि विशेष रूप से थी। उनका अधिकतर समय अपने भाई शक्ति सिंह के साथ जंगलों में वन्य पशुओं का शिकार करने में बीतता था। उन दिनों भारत में मुगल बादशाह अकबर अत्यंत शक्तिशाली था। वह कूटनीतिज्ञ और महाधूर्त था। बड़ी चालाकी से शूर राजपूतों से मित्रता बढ़ाकर वह उन्हें अपने अधीन कर लेता था। वह हिंदुओं के ही बल से हिंदू नरेशों को गुलाम बनाता था। हिंदू वीरों को पालतू बाज बनाकर उन्हें पूर्णतः नियंत्रण में कर लेता था। हिंदुओं की मूर्खता तथा उनकी आपसी फूट का अकबर ने भरपूर लाभ उठाया। हिंदुओं के स्वाभिमान को कुचलने हेतु उसने एक से बढ़कर एक उपाय किए। इस प्रकार लगभग सभी राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर लेने में वो सफल रहा। कुछ राजपूत राजाओं ने तो मान सम्मान के लालच में अपनी उज्ज्वल परंपरा और शास्त्र धर्म को तिलांजलि देकर अपनी बेटियों तक को अकबर की शरण में पहुंचा दिया था। दूसरी ओर मेवाड़, बूंदी तथा सिरोही वंश के राजा अंत तक अकबर से संघर्ष करते रहे। मेवाड़ के राणा उदय सिंह का स्वतंत्र रहना अकबर को अपने सामर्थ्य का अपमान लगता था। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन करने के लिए बहुत बड़ी सेना भेजी। इधर उदय सिंह प्रारंभ से ही युद्ध से मुंह मोड़ते हुए विलासी जीवन बिता रहा था। मेवाड़ की मान मर्यादाओं एवं गौरव का संरक्षण करने का साहस उसमें नहीं था। परिणामतः अकबर की सेना का आक्रमण होते ही वह राजधानी से भाग निकला।
और अरावली की पहाड़ियों में जा छिपा। वहीं पर उसने उदयपुर नामक नगर बसाया और वहीं अपनी राजधानी बनाई। चित्तौड़ के युद्ध में 4 साल बाद 3 मार्च 1572 को उदय सिंह का निधन हो गया। उदय सिंह का अपनी छोटी रानी से बहुत अधिक प्रेम था, इसलिए उसने अपनी मृत्यु से पूर्व उसके पुत्र जगमल को, जो यद्यपि प्रताप सिंह से छोटा था, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अपने पिता की इच्छानुसार तथा प्रभु श्री रामचंद्र के समान सिंहासन का त्याग कर मेवाड़ से कहीं दूर चले जाने के विचार से प्रताप ने तैयारी की, परंतु वहाँ के सरदारों को प्रताप की यह बात उचित नहीं लगी, क्योंकि राजपूत राजघरानों में पिता के बाद ज्येष्ठ पुत्र को ही सिंहासन पर बैठने की परंपरा रही है, और जगमल प्रताप के समान शूर, स्वाभिमानी और साहसी भी नहीं था। उदय सिंह के विलासी जीवन के कारण ही मेवाड़ का गौरव एवं स्वाभिमान धूल धूसरित हो गया था। यह सभी सरदार भली भांति जानते थे। ऐसी स्थिति में जगमल से मेवाड़ की सुरक्षा की कोई आशा नहीं थी। अतः सब सरदारों ने मिलकर यह निर्णय किया कि प्रताप सिंह को ही सिंहासन पर बिठाना चाहिए और जगमल को सिंहासन का त्याग करने के लिए बाध्य करना ही चाहिए। पिता की इच्छा पूर्ण करने का ही विचार एवं निश्चय था प्रताप का, परंतु उनके सरदारों ने उनसे प्रबल आग्रह किया कि राज्य की स्वतंत्रता, गौरव की रक्षा के लिए उन्हें ही सिंहासन पर बैठना चाहिए। अंत में प्रताप को अपने सरदारों का आग्रह मानना पड़ा और प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। भीष्म के समान प्रताप ने भी भीष्म प्रतिज्ञा ली, जो इस प्रकार है। राणा प्रताप जब सिंहासन पर बैठे तब देश की परिस्थिति अत्यंत प्रतिकूल थी। वे चारों ओर शत्रुओं से घिरे हुए थे। इससे भी अधिक दुर्भाग्य की बात यह थी कि उनके सगे भाई शक्ति सिंह व जगमल दोनों मुगलों से जा मिले थे। शत्रुओं को सामना करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सुसज्जित सैन्य बल तथा आवश्यक युद्ध सामग्री का होना अति आवश्यक था। उसके लिए अपार धन की आवश्यकता थी। उनके पास धन का बहुत अभाव था, जबकि मुगलों के पास धन और अन्य साधन असीम थे। ऐसी विकट परिस्थिति में भी राणा प्रताप निराश या भयभीत नहीं हुए। एक दिन राणा प्रताप ने अपने दरबार में विश्वास पात्र सरदारों की सभा बुलाई। सभा में उन्होंने अपनी धीर गंभीर एवं ओजस्वी वाणी में कहा, मेरे शूरवीर राजपूत भाइयों, यह हमारी मातृभूमि पुण्यभूमि मेवाड़ आज भी यवनों के अधीन है। इस मेवाड़ की रक्षा के लिए बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा संगा जैसे शूरवीर एवं प्रतापी पूर्वजों ने हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वीर राजपूत माताओं ने अपनी मान मर्यादा की रक्षा हेतु धधकती ज्वाला में अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या आज हम अपने बाहुबल व शौर्य से मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र कराने में सक्षम नहीं हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि अपने पराक्रमी पूर्वजों के नाम सुनते ही हमारे शत्रुओं की नींद हराम हो जाती थी? उन्हीं वीरों के हैं हम वंशज, उन्हीं का खून हमारी नसों में दौड़ता है। फिर आज हमें क्या हो गया है? आज आपके सामने मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक चित्तौड़ को स्वतंत्र नहीं करा लेते, मैं सोने चांदी की थाली में भोजन नहीं करूँगा, मुलायम गद्दों पर नहीं सोऊंगा, राजभवन में वास नहीं करूँगा। इनके स्थान पर मैं पत्तल में भोजन करूँगा, ज़मीन पर ही सोऊंगा, झोपड़ी में वास करूँगा, और चित्तौड़ को जब तक स्वाधीन नहीं करा लेता तब तक दाढ़ी नहीं कटवाऊँगा। शूरवीर सरदारों, मेरी यह प्रतिज्ञा पूर्ण करने में आप तन मन धन सभी प्रकार से मुझे सहयोग दें, सहायता करें, यह आप लोगों से मेरी निवेदन है। राणा प्रताप ने इन प्रेरक उद्गारों तथा उनकी कठोर प्रतिज्ञा के फलस्वरूप उपस्थित सभी सरदारों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने तत्काल एक स्वर में घोषणा की, प्रभु, हमारे शरीर के रक्त की अंतिम बूंद तक हम चित्तौड़ की मुक्ति के लिए आपके साथ कंधे से कंधा लड़ाकर लड़ेंगे। युद्ध की सिद्धता। अपने समय में अकबर अपार ऐश्वर्य प्रेमी, सत्ता संपन्न व शक्तिशाली बादशाह था। उसकी सैन्य शक्ति असीम थी। भारत के बहुत बड़े भाग पर उसका अधिकार हो चुका था। ऐसे प्रबल एवं बलवान शत्रु से सामना कर उसे परास्त करना कोई आसान बात नहीं थी। व्यवहार कुशल महाराणा प्रताप ने सारी परिस्थिति का सम्यक अध्ययन एवं परीक्षण किया
एवं गढ़ कोटों को छोड़कर गिरिकंदराओं में संकरी घाटियों में रहकर शत्रु से लड़ने का मार्ग अपनाया। महाराणा उस समय अपने साथियों के साथ कमल मेरु दुर्ग में रहते थे। वह दुर्ग बहुत ऊंचे पहाड़ों के बीच में था। इन दुर्गम रास्तों से परिचित शूरवीर राजपूत ही वहां पर निर्भयता पूर्वक आ जा सकते थे। महाराणा प्रताप वहां पर धीरे धीरे अपनी सेना एकत्रित करने लगे, परंतु उनके पास शस्त्रास्त्रों की भारी कमी थी। उनका संग्रह करने के लिए आवश्यक धन भी उनके पास नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने सरदारों को मेवाड़ के मार्ग से होकर आने जाने वाले मुगल व्यापारियों को लूटने की आज्ञा दी। इस प्रकार की गई लूट में प्रताप को काफ़ी धन व शस्त्र प्राप्त हुए। स्वाभिमान का प्रतीक। एक बार शीतल नामक एक भाट अपनी यात्रा के दौरान महाराणा के दरबार में पहुंचा। महाराणा का तेजस्वी तपस्वी रूप देखकर उसका कवि मन भाव विभोर हो उठा और उसके मुख से यशोगान स्वरूप एक वीर रसयुक्त कविता निकल पड़ी, जिसमें महाराणा के प्रखर स्वाभिमान, अतुलनीय शौर्य, साहस आदि गुणों का यथोचित वर्णन था। पुरुषार्थ पराक्रम का संदेश देने वाली यह कविता सुनकर महाराणा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपनी स्वयं की पगड़ी उतारकर कवि को पहना दी। यह अमूल्य उपहार पाकर शीतल भाट ने स्वयं को गौरवान्वित अनुभव किया। वह आनंद से फूला नहीं समाया। शीतल भाट गांव-गांव घूमते हुए आगरा जा पहुंचा और वह अकबर के दरबार में प्रविष्ट हुआ। पूरा दरबार लगा हुआ था। सरदार, मंत्री आदि सभी उपस्थित थे। अकबर सिंहासन पर विराजमान था। दरबार के नियमानुसार उसे बादशाह के सामने गर्दन झुकाकर प्रणाम करने को कहा गया। शीतल ने उसी प्रकार प्रणाम तो किया, परंतु उसके पूर्व उसने अपने सिर की पगड़ी उतारकर अपने सीने से लगा ली थी। यह देखकर अकबर को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उत्सुकतावश उसने शीतल को कारण पूछा। शीतल भाट ने बहुत विनम्रता से किंतु स्वाभिमान पूर्वक उत्तर दिया, सरकार, यह पगड़ी मेरी नहीं है, वीरों के शिरोमणि मेवाड़ सूर्य महाराणा प्रताप की है, जो उन्होंने मुझे उपहार स्वरूप में दी है। यह मेरी प्राण से भी अधिक प्रिय अमूल्य धरोहर है। मेरा शीश आपके सामने झुक सकता है, परंतु यह पगड़ी कदापि नहीं। शीतल कवि का यह स्वाभिमानपूर्ण दो टूक उत्तर सुनकर स्वयं अकबर ही नहीं अपितु दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। मान सिंह का मानभंग। राजा मान सिंह जयपुर के महाराजा बिहारी मल का पुत्र था। अकबर को अपनी कन्या समर्पित करने वाला प्रथम राजपूत नरेश बिहारी मल ही था। उसका पुत्र मान सिंह महापराक्रमी था। अकबर ने अपना आधा साम्राज्य मान सिंह के बल पर ही प्राप्त किया था। उसे अकबर ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। महाराणा प्रताप के राजगद्दी पर बैठने के कुछ ही दिन बाद अकबर ने मान सिंह को महाराणा से मिलने के लिए भेजा। अकबर ने मान सिंह को यह आदेश देकर भेजा था कि वह महाराणा को मुगलों के अधीन होने के लिए मनवाने हेतु सभी संभव प्रयास करे। दूसरे ही दिन राजा मान सिंह ने अपने एक दूत द्वारा महाराणा प्रताप को यह संदेश भेजा कि वह उनसे मिलने आ रहा है। महाराणा को मान सिंह से बहुत घृणा थी। वे उससे मिलना नहीं चाहते थे, परंतु अतिथि सत्कार धर्म निभाते हुए महाराणा ने अपने पुत्र अमर सिंह को मान सिंह का सादर स्वागत करने का आदेश दिया। भोजन का समय हुआ। अमर सिंह ने मान सिंह को भोजन के लिए निमंत्रित किया। मान सिंह आया, परंतु उसे महाराणा वहाँ दिखाई नहीं दिए। अतः उसने अमर सिंह से पूछा, कुमार, महाराणा जी कहाँ हैं? अमर सिंह ने उत्तर दिया, महाराणा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वे यहाँ नहीं आ सके। मान सिंह ने कहा, घर का यजमान ही जब भोजन पर उपस्थित नहीं है, तब अतिथि भोजन कैसे कर सकेगा? इस पर अमर सिंह ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं उनका पुत्र तो यही हूँ और आपके साथ भोजन करने वाला हूँ। राजा मान सिंह के मुख पर मायूसी छा गई। वह कहने लगा, ठीक है कुमार, महाराणा प्रताप के न आने का रहस्य मैं समझ गया। वे मेरे साथ भोजन नहीं करना चाहते। मान सिंह जी, आप इस प्रकार ना सोचें। जब उनका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो वे भोजन कैसे कर सकेंगे? अमर सिंह ने मान सिंह को मनाने का प्रयास किया। मान सिंह ने दुखी होकर कहा, उनका स्वास्थ्य ठीक न होने का अर्थ मैं समझ रहा हूँ अमर सिंह।
उनके यहाँ आकर मेरे साथ भोजन करने पर ही मैं भोजन करूँगा, अन्यथा मैं भोजन बिना किए ही यहाँ से लौट जाऊँगा। अंत में महाराणा प्रताप वहाँ आए। उन्होंने मानसिंह से कहा, मानसिंह जी, मैं आपके साथ भोजन नहीं कर सकता। यह बात मैं अत्यंत व्यथित मन से आपसे कह रहा हूँ, कारण आपने राजपूतों के गौरव सम्मान को धूल में मिला दिया है। धन, ऐश्वर्य, राजवैभव, मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा की लालसा के वशीभूत होकर आपने अपनी कन्याओं का विवाह मुगलों से, मलेच्छ यवनों से कर दिया है। अतः मैं आपके साथ भोजन करके बप्पा रावल, राणा संगा जैसी पवित्र आत्माओं और महायोद्धाओं के वंश को कलंकित नहीं करूँगा। इस प्रकार महाराणा की प्रताड़ना से मानसिंह क्रोधित हो गया। फिर अन्नपूर्णा का अपमान करना उचित नहीं, ऐसा विचार कर उसने कुछ अन्न कण अपने साथ रख लिए। परंतु जाने के पूर्व मानसिंह ने बड़े अहंकार के साथ कहा, महाराणा प्रताप सिंह, आज आपने मेरा अपमान किया है, इसका बदला लेकर ही मैं चैन लूँगा। मानसिंह की यह भड़ास सुनकर वीरावेश से महाराणा ने कहा, आप अपनी निजी सेना लेकर आएं तो मैं आपका सब प्रकार से समुचित स्वागत ही करूँगा, पर यदि आप अकबर की मुगल सेना के साथ आएंगे तो आपसे मुकाबला करने के लिए मेरी खड़ग सदा तैयार रहेगी। मानसिंह चला गया। दिल्ली पहुंचकर अपने अपमानित होने का पूर्ण विवरण उसने अकबर को निवेदित किया। आइए जाने हल्दी घाटी का समर। राणा प्रताप को अपने वश में लाने के लिए अकबर के सारे प्रयास विफल रहे। संधि वार्ता विफल होने के कारण युद्ध अनिवार्य है, इस बात को अकबर तथा राणा प्रताप दोनों अच्छी प्रकार समझ रहे थे। अकबर ने राणा प्रताप से युद्ध करने की ठानी। इस उद्देश्य से अकबर ने 2 लाख सैनिकों की एक प्रचंड सेना तैयार करवाई और इस विशाल सेना का सेनापति बनाया मानसिंह को। उसकी सहायता के लिए युवराज सलीम तथा शक्ति सिंह, जो राणा प्रताप के भाई हैं और मुगलों से जा मिले थे, उनकी नियुक्ति की गई और यह सैन्य दल राणा प्रताप को परास्त करने मेवाड़ की ओर निकल पड़ा। उधर महाराणा प्रताप भी इस परिस्थिति से बेखबर नहीं थे। वे सजग थे। वे अपनी राजधानी दुर्गम पहाड़ों से घिरे कुंभलगढ़ ले गए, जिसका अभी तक युद्ध कार्य में उपयोग नहीं हुआ था, और राणा प्रताप ने गिरी वनवासी भील लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर उनकी सेना खड़ी की तथा साथ ही सारे राजपूत सरदारों से मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक ध्वज के नीचे एकत्रित होने का आह्वान किया। राणा प्रताप की सेना में केवल 6000 सैनिक थे, जबकि अकबर की विशाल सेना में 2 लाख सैनिक थे। राणा प्रताप ने अपनी अल्प किंतु सुसज्ज व जुझारू सेना को हल्दी घाटी में लाकर खड़ा कर दिया। हल्दी घाटी बड़े बड़े पहाड़ों के मध्य में है। वहां पहुंचने के लिए संकरे और संकीर्ण मार्ग से जाना पड़ता है। मार्ग के दोनों ओर की पहाड़ियों से राणा प्रताप के भील सैनिक छिपकर बैठ गए। राणा प्रताप की योजना थी, अकबर की सेना जैसे ही इस रास्ते से गुजरेगी, दोनों ओर की पहाड़ियों से उस पर बड़े बड़े पत्थरों के साथ बाणों की वर्षा कर मुगल सेना को आगे बढ़ने से रोकना। अकबर की सेना पहाड़ों को पार कर संकरे मार्ग से हल्दी घाटी में प्रवेश करने लगी। उसी समय एकाएक दोनों ओर से शाही सेना पर बाणों की भारी वर्षा होने लगी। बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरने लगे। इसके फलस्वरूप हजारों मुगल सैनिक हताहत हुए। मानसिंह को तुरंत परिस्थिति का ज्ञान हो गया। वह अपने सैनिकों में उत्साह भरने का प्रयास करने लगा और उसने संकरे मार्ग को जल्दी से जल्दी पार करने का आदेश दिया। शेष मुगल सैनिक बाणों व पत्थरों की मार सहते हुए बड़े कष्ट से किसी प्रकार उस मार्ग को पार कर हल्दी घाटी के मैदान में पहुंच गए। वहां महाराणा प्रताप के सैनिकों तथा मुगल सैनिकों में घमासान युद्ध हुआ। शूर राजपूत सैनिक मुगल सैनिकों पर टूट पड़े। महाराणा अपने प्रिय प्रतापी अश्व चेतक पर सवार होकर शत्रुओं की सेना में घुस गए और उन्हें मौत के घाट उतारने लगे। उन्हें अकस्मात राष्ट्रद्रोही मानसिंह का स्मरण हो आया। उन्होंने तुरंत अपना घोड़ा मानसिंह की ओर दौड़ाया। मानसिंह हाथी पर सवार था। उस हाथी के निकट पहुंचते ही महाराणा ने निशाना साधकर अपना भाला मानसिंह की ओर फेंका, किंतु दुर्भाग्यवश लक्ष्य वेध चूक गया। वार खाली गया, किंतु भाले से बुरी तरह आहत अपने हाथी पर सवार होकर मानसिंह युद्ध भूमि से भाग निकला। एकाएक महाराणा को युवराज सलीम हाथी पर बैठा दिखाई दिया। वे तुरंत उसकी ओर लपके। उन्होंने चेतक को संकेत दिया और चेतक ने उछलकर अपने दोनों पैर हाथी के सिर पर टिकाए।
प्रताप ने बड़े आवेश में अपना भाला सलीम की ओर फेंका, परंतु भाला सलीम को न लगकर उसके महावत को लग गया। महावत उसी क्षण नीचे गिर पड़ा। इस प्रकार सलीम भी बच गया। उसी क्षण सलीम के सैनिकों ने तुरंत प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। अब तक प्रताप काफ़ी घायल हो चुके थे। प्रताप के शत्रु को पहचान कर शत्रु सरदार व सैनिक उन्हें घेरने लगे। यह बात झाला के राणा मानसिंह को ध्यान में आई। प्रताप काफ़ी थक गए हैं, यह भी उन्होंने ताड़ लिया। उन्होंने राणा को बचाने का निश्चय किया। तुरंत आगे बढ़कर उन्होंने प्रताप का छत्र और उनका किरीट मुकुट स्वयं धारण किया। तत्पश्चात उन्होंने प्रताप से कहा, महाराणा जी, आप थक चुके हैं, काफ़ी घायल हो चुके हैं। दुर्भाग्यवश यदि आप वीर गति को प्राप्त हो गए तो मेवाड़ को मुक्त कराना किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मेवाड़ के एक आप ही तारणहार हैं। आप हैं तो मेवाड़ है। आपका सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है। अतः मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आग्रह है कि आप यहाँ से तुरंत चले जाइए। मानसिंह झाला की यह बात प्रताप ने मान ली। अविलंब अपने घोड़े चेतक को अन्यत्र दौड़ाया। शत्रुओं ने महाराणा के मुकुट को पहचाना और ऐसा समझकर कि वही प्रताप हैं, झाला पर आक्रमण कर दिया। मानसिंह झाला सजग थे ही। उन्होंने दृढ़ता और बहादुरी से शत्रुओं का मुकाबला किया व कई मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वे अपने आखिरी दम तक शत्रु से लड़ते रहे। अंत में क्षत्रिय धर्म का समुचित पालन करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। शक्ति सिंह का पश्चाताप। महाराणा प्रताप को अकेले किसी दूसरे मार्ग से जाते हुए दो मुसलमान सरदारों ने देख लिया। उन्होंने अपने घोड़े महाराणा की ओर दौड़ाए। परम स्वामी भक्त चेतक अपने स्वामी को लेकर तेजी से दौड़ रहा था। वे दो मुगल सरदार भी प्रताप का तेजी से पीछा करने लगे। इस दृश्य को प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने देखा और वह सब कुछ समझ गया। अपने भाई प्रताप को छोड़कर मुगलों का साथ देने को अपने दुष्कर्म पर उसे बड़ी ग्लानि होने लगी। उसका हृदय परिवर्तन होने लग गया। उसने अपने घोड़े पर सवार होकर उन मुगल सरदारों का पीछा किया और उनका खात्मा कर दिया। अपने मन की इस परिवर्तित भावना से प्रताप को अवगत कराने के उद्देश्य से उसने अपना घोड़ा प्रताप की ओर दौड़ाया। जब महाराणा ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें लगा कि शक्ति सिंह ही अपनी ओर आ रहा है और बदला लेने के लिए ही आ रहा है। उन्होंने अपने घोड़े को रोककर शक्ति सिंह से कहा, आओ शक्ति सिंह, तुम भी मुझसे लड़कर अपनी इच्छा पूरी कर लो। यह बात सुनकर मानो शक्ति सिंह प्रेम, दुख और लज्जा से अभिभूत हो गया। वह तुरंत अपने बड़े भाई प्रताप के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी सारी व्यथा अश्रुपूर्ण नयनों के साथ रुद्र कंठ से प्रताप को सुनाई। प्रताप का हृदय भी द्रवित हो गया। उनकी भी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे बढ़कर उन्होंने शक्ति सिंह को गले लगा लिया। बंधु प्रेम की यहाँ विजय हुई। इतिहास में राणा प्रताप के समान ही उनके प्रतापी, स्वाभिमानी व संस्कारी अश्वचेतक की स्मृति भी अमर हो गई। इस घमासान युद्ध में वह भी बहुत घायल हो चुका था, फिर भी उसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बड़े नाले को एक ही छलांग में पार कर लिया था। नाले के पार पहुंचते ही वह गिर पड़ा। इस प्रकार उसने अपने प्राण देकर भी अपने स्वामी की रक्षा की। जिस स्थान पर चेतक ने प्राण छोड़े थे उस स्थान पर प्रताप ने एक सुंदर उद्यान का निर्माण करवाया। हल्दी घाटी का युद्ध अपेक्षानुसार निर्णयात्मक नहीं हुआ था। इस युद्ध में राणा प्रताप को अनिवार्य रूप से पीछे हटना पड़ा, तो अकबर को भी प्रताप का पूर्ण पराभव करना संभव नहीं हुआ। इसके बाद महाराणा प्रताप अपने प्राचीन दुर्ग में लौट आए और वहीं से उन्होंने गोकुंडा दुर्ग में ठहरे मानसिंह के सैन्य दल पर अकस्मात धावा बोल दिया। महाराणा प्रताप को पराजित करने में असफल रहने के कारण अकबर मानसिंह तथा अन्य सरदारों पर बहुत नाराज हो गया था। अब वह खुद सेना लेकर गोकुंडा की ओर चल पड़ा। इस संकट काल में सिरोही का राव सुरजन व झालोर के महाराजा महाराणा की सहायता करने पहुंच गए। उसी समय अकबर के शत्रु चंद्रसेन राठौड़ ने भी राणा प्रताप की ओर से अकबर के विरुद्ध युद्ध किया। अकबर ने गोकुंडा पहुंचकर अपना डेरा जमाया। महाराणा अपने सैनिकों के साथ पहाड़ियों घाटियों में छिपकर वहां के छापामार युद्ध करने लगे। महाराणा को पकड़ने के लिए अकबर ने अपनी सेना को चारों ओर रवाना किया। शत्रुओं से घिर जाने के बाद भी महाराणा विचलित नहीं हुए।
उन्होंने गोगुंडा पर अचानक हमला कर गोगुंडा तथा उदयपुर के दुर्ग जीत लिए। 6 मास तक अकबर ने महाराणा प्रताप को परास्त करने के लिए प्रयत्न किया, परंतु वह सफल नहीं हो सका। अंत में युद्ध जारी रखने के लिए शाहबाज खान नामक सरदार को नियुक्त कर बादशाह अकबर खाली हाथ दिल्ली लौट आया। शाहबाज खान और उसके बाद नियुक्त मिर्ज़ा अब्दुल रहमान के द्वारा कुछ भी करना संभव नहीं हुआ। मिर्ज़ा ने अपनी पत्नी और बच्चों को शेरपुर के किले में रखकर प्रताप को बंदी बनाने के इरादे से मेवाड़ में प्रवेश किया। उसी समय गोगुंडा में डेरा जमाए प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण कर मिर्ज़ा की पत्नी एवं बच्चों को कैद कर लिया। यह समाचार प्रताप को ज्ञात होते ही उन्होंने तुरंत अमर सिंह को आज्ञा दी कि उन स्त्रियों तथा बच्चों को सम्मानपूर्वक मिर्ज़ा के पास अविलंब भेजा जाए। अंतिम प्रयास के रूप में अकबर ने 1584 में अपने सरदार जगन्नाथ को विशाल सेना देकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु 2 वर्ष तक निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी महाराणा को बंदी बनाने में जगन्नाथ विफल रहा। संधि का प्रस्ताव। दुर्गम गुफाओं में निवास करते समय राणा प्रताप के परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगल में खाद्यान्न का भारी अभाव था। उनकी पत्नी व बच्चे भूखे से तड़पने लगे। बिना निद्रा आहार के उन्हें पहाड़ों और जंगलों में भटकना पड़ता था। एक बार महारानी ने जंगली घास के बीजों के आटे से कुछ रोटियां बनाई थीं। महारानी ने अपनी बेटी से कहा, अभी पूरी रोटी मत खाओ, आधी ही खाकर शेष कल के लिए छोड़ दो। तभी कहीं से एक जंगली बिलाव आया और उसने झपट्टा मारकर लड़की के हाथ से रोटी छीन ली। महाराणा ने जब यह करुण दृश्य देखा तो उनका वज्र हृदय भी पिघल गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस एक क्षण में उनका मन कुछ विचलित हुआ। ऐसी विवश मानसिक अवस्था में महाप्रतापी महाराणा प्रताप ने अकबर को पत्र लिखकर सूचित किया कि मैं आपसे संधि करने को तैयार हूँ। अकबर बादशाह को महाराणा का यह उक्त पत्र मिला। वह पत्र देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बार बार पत्र पढ़ने लगा। अकबर के हिंदू सामंतों में केवल राजकवि पृथ्वीराज ही ऐसा था जो सदा महाराणा प्रताप की प्रशंसा एवं गुणगान किया करता था। इसलिए अकबर ने पृथ्वीराज को महाराणा प्रताप का पत्र पढ़ने के लिए दिया। पत्र पढ़ते ही पृथ्वीराज के मुख से उद्गार निकले, यह पत्र महाराणा प्रताप का कदापि नहीं हो सकता। उनकी उज्ज्वल कीर्ति को कलंकित करने तथा आपको खुश करने के उद्देश्य से ही किसी धूर्त कपटी व्यक्ति ने यह पत्र लिखा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं राणा प्रताप को पत्र लिखकर इसकी सच्चाई का पता लगाऊंगा। अकबर ने सहर्ष सम्मति दी। पृथ्वीराज ने राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में एक पत्र लिखकर महाराणा को भेज दिया, जिसमें लिखा था, राजस्थान के बाजार में प्रताप के अतिरिक्त अन्य सभी को अकबर ने खरीद लिया है। केवल प्रताप को खरीदने का दुस्साहस उसमें नहीं है। अब सभी राजपूत के लिए आपसे प्रार्थना करने का समय आ गया है कि राजस्थान के छात्र तेज एवं धर्म को आप बचाइए। महाराणा प्रताप ने अपना सब कुछ खोकर भी स्वदेश, स्वधर्म, शौर्य एवं स्वाभिमान की रक्षा की है। आपके इस अतुल्य साहस पराक्रम को सारी दुनिया सराह रही है। अकबर चिरंजीवी नहीं, राजपूतों के वंश वृक्ष तथा गौरव गरिमा को पुनर्स्थापित करने का समय अवश्य आएगा। तब सभी राजपूत प्रताप के पास ही आएंगे। तब तक इस वंश की रक्षा करने का भार आपके ही सुदृढ़ कंधों पर है। पृथ्वीराज कवि के इस पत्र ने राणा प्रताप को पूर्ण रूप से झकझोर दिया। उनका मन जो अस्थिर था पुनः स्थिर हो गया। अकबर की शरण में जाने का विचार त्याग कर राणा प्रताप पुनः अधिक तीव्रता एवं दृढ़ता से अपने उद्देश्य पूर्ति में मग्न हो गए। राणा प्रताप ने पुनः अपने सरदारों को एकत्रित किया और उनसे दृढ़तापूर्वक कहा, हम कभी भी अकबर का स्वामित्व स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक तन में प्राण है तब तक हम मेवाड़ के सम्मान हेतु सतत संघर्ष करते रहेंगे। अब हम सभी को सिंधु घाटी में चलकर पुनः सैन्य बल एकत्रित करना है। महाराणा प्रताप अपनी पत्नी एवं बच्चों को लेकर अपने सरदारों के साथ सिंधु नदी घाट की ओर चल पड़े। राजस्थान की सीमा को पार करते समय वृषभदेव के निकट उनकी एक वृद्ध से भेंट हुई। वह वृद्ध था भामाशाह। उसी के कारण प्रताप के भाग्योदय के द्वार खुल गए। भामाशाह प्रताप के पूर्वजों के दरबार में मंत्री रह चुका था।
मेवाड़ के महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि छोड़कर जा रहे हैं, ऐसी खबर सुनते ही वह उक्त स्थान पर आ पहुंचा था। अपने स्वामी को संकटग्रस्त देखकर उसका हृदय पीड़ा से कराह उठा। उसने महाराणा से विनम्र पूर्वक आवेदन किया, महाराज, मेरे पास असीम संपत्ति है। इससे आप 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक आसानी से पालन कर सकेंगे। मैं अपनी सारी धन संपत्ति आपके पावन चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरा धन देश व धर्म के कार्य में लगेगा, इससे अधिक परम संतोष देने वाली बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। वृद्ध भामाशाह की यह बात सुनकर प्रताप का हृदय आनंद व कृतज्ञता से भर गया। पहले तो वे उस धन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु अंत में भामाशाह के अत्यधिक आग्रह करने के बाद उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। भामाशाह की अपार संपत्ति के साथ अब अन्य स्थानों से भी धन आने लग गया, जिसका महाराणा प्रताप ने यथायोग्य उपयोग कर अपनी सैन्य शक्ति को फिर से एकत्रित किया। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने हलबीर नामक एक स्थान पर अपना डेरा लगाया था। अकस्मात एक रात्रि में घने अंधकार का लाभ उठाकर महाराणा प्रताप ने उसके डेरे पर आक्रमण कर उन्हें भगा दिया। इसी प्रकार के झंझावाती आक्रमण कर महाराणा प्रताप ने देवियर, अमायती तथा कमलमेर के किले अपने अधीन कर लिए। बाद में उदयपुर भी प्रताप के कब्जे में आ गया। इस प्रकार महाराणा एक के बाद एक किलों को जीतते गए। महाराणा प्रताप ने पुनः जागृत होकर अपने दल बल की सिद्धता कर मेवाड़ प्रांत को अपने वश में कर लिया है। यह जानकर भी अकबर बादशाह शांत रह गया। पुनः उसने संघर्ष का साहस नहीं किया। इन विजयों से महाराणा प्रताप का समाधान नहीं हुआ। उनकी दृष्टि चित्तौड़ की ओर लगी हुई थी। महाराणा प्रताप के अदम्य साहस, प्रचंड शौर्य और पराक्रम से प्रेरित होकर झालोर, जोधपुर, इडर, नाडोल तथा बूंदी के राजा भी अकबर के विरोध में खड़े हो गए। प्रताप के दूत दूर दूर तक इस विद्रोह की अग्नि को फैलाने लगे। एक दिन राणा के पास एक दूत आया। उसने महाराणा को प्रणाम किया, उन्हें एक पत्र दिया और उसने बताया कि वह सिरोही से आया है। राणा ने पूछा, सिरोही पर 2 सामंतों का अधिकार है ना? हाँ प्रभु, वहाँ 2 सामंत हैं, एक हैं राव सुरजन और दूसरे आपके भाई जगमल, दूत ने कहा। वहाँ का क्या समाचार है? महाराणा ने पूछा। सिरोही अकबर के विरुद्ध लड़ रहा है। यह सुनते ही महाराणा की आंखें चमक उठीं। हमारे जगमल ने भी इसमें भाग लिया होगा? राणा ने जिज्ञासा व्यक्त की। दूत ने सिर झुका लिया। वह निस्तब्ध खड़ा रहा। क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गए? महाराज, अभय दें, दूत ने धीमे स्वर में याचना की। ठीक है, बोलो, तुम्हें अभय है। आपके भाई ने इस लड़ाई में राव सुरजन की सहायता नहीं की, इसलिए उन दोनों में युद्ध भी हुआ, जिसमें आपके भाई का स्वर्गवास हो गया। प्रताप एक क्षण मौन रहे, फिर कहा, देशद्रोही की मृत्यु से किसी को दुखी होने का कारण नहीं। महाराणा जी, राव सुरजन ने यह समाचार आपको विदित कराकर आपसे क्षमा मांगी है। उन्होंने गलती की ही नहीं है, अतः क्षमा मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता। राणा ने समाधान पूर्वक उत्तर दिया। 29 जनवरी 1597 का दिन। महाराणा प्रताप का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता गया। उस दिन राणा की अवस्था काफ़ी बिगड़ गई थी। पुत्र अमर सिंह को राणा ने अपने पास बुलाया और कहा, अमर सिंह, अब मेरे महाप्रयाण का समय निकट आ रहा है। ऐसा न कहिए पिताजी, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। अमर सिंह ने बड़े बोझिल मन से दिलासा देने का प्रयास किया। बेटे, मैंने अपना सारा जीवन युद्धों में, संघर्षों में बिताया है। परमपिता भगवान एकलिंग जी की असीम कृपा से अब मेवाड़ का अधिकांश भाग स्वतंत्र हो गया है, परंतु चित्तौड़, मंगलगढ़ के दुर्ग अभी भी मुगलों के अधीन हैं। तुम मुझे वचन दो, मेरे उपरांत इन दुर्गों को भी तुम स्वतंत्र करके ही रहोगे। अमर सिंह ने सभी एकत्रित परिवार के लोग, प्रमुख सरदार तथा पंडित जन के समक्ष महाराणा की उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया। इस आश्वासन को सुनते ही महाराणा के तेजस्वी मुख पर शांति भाव प्रकट हुआ। भारत माता के इस शूरवीर पुत्र के प्राण पंचतत्व में विलीन हो गए। भारतीय अतीत के पुराण पुरुष, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, स्वाभिमान एवं स्वाधीनता की रक्षा करने वाले
युग सुमेरु के समान सुकीर्तिमान हैं। दोस्तों, ऐसे शूरवीर योद्धाओं की कहानी, वीर रस हम बचपन में गीता प्रेस गोरखपुर की किताबों के माध्यम से जानते थे। आज के ज़माने में शिक्षा प्रणाली में, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो ICSE हो, उनमें से किसी में भी हमारे देश के इतिहास को नहीं दर्शाया जाता। हमें नहीं बताया जाता किन पराक्रमी शूरवीर योद्धाओं के वंशज रहे हैं हम। ऐसे शूरवीर पूर्वजों का खून हमारे अंदर दौड़ रहा है। आज भी हमें जो पढ़ाया जाता है वो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम किसी के अधीन होकर काम कर सकें। हमारी रगों में ये घोला जा रहा है कि हम अधीन होकर रहें। यह मेरी एक छोटी सी शुरुआत है जिसके माध्यम से मैं उस वीर गाथा को पुनः जीवित करना चाहता हूँ सबके हृदय में। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अगला अंक भी निकालना चाहिए तो कृपया इस चलचित्र को अपने मित्रजनों के साथ बांटें और हो सके तो छोटे बच्चों, बड़ों के साथ भी साझा करें। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है और हमें इसे सदैव अपने कर्मों के माध्यम से गौरवान्वित रखना है। इस अंक में मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।